हेलो एवरीवन, आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो मेंस अभी 2023 में कंडक्ट हुआ था, हम उसका डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक हम जीएस पेपर 1 का पूरा डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें आपका ज्योग्राफी, सोसाइटी और हिस्ट्री आता है। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की तरफ, जो कि आपका जीएस 2 में आता है। देखते हैं कि इसके क्या क्वेश्चंस आए हैं, क्या अप्रोच फॉलो करनी चाहिए हमें। मेरा नाम है मृणाल कुमार और चलिए हम सीधे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 आता है जीएस 2 में। वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट पॉइंट आउट द रोल ऑफ इंडिया इन मिटिगेटिंग द प्रॉब्लम्स। ये था आपका क्वेश्चन 150 वर्ड्स का एंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। तो इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है शंघाई कॉरपोरेशन और कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमें पता है इंडिया इसकी प्रेसिडेंसी हेड कर रहा है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन के मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं आपके करंट अफेयर्स बेसिस पे आते हैं। इंडिया से रिलेटेड अभी इंटरनेशनल स्फीयर में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा एक्सपेक्टेड था। तो एंड इसके बारे में देखते हैं कि अभी कंटेम्प्रेरी टाइम्स में कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा दुनिया में है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है, जैसे आपका इज़राइल में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जैसे अफ़गानिस्तान में आपका पॉलिटिकल क्राइसिस है। ठीक है, तो बहुत, और चाइना के साथ आपस में बाकी देशों के काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं एंड इनमें से काफ़ी ज़्यादा मेंबर जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है काफ़ी सारे जो मेंबर्स हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, उनको कॉन्फ्लिक्ट अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब पूछा गया है कि इंडिया का क्या रोल है इसमें कि उन कॉन्फ्लिक्ट्स को मिटिगेट कर सके, कम कर सके। क्यों इंडिया अभी प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो हम इसमें बता सकते हैं, एक तो एससीओ के बारे में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। ठीक है, और ये हम बता सकते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस बता सकते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस हम क्या बता सकते हैं, रीजनल कोऑपरेशन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होल्ड करता है। तो ये हम इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। अब अगर बॉडी में देखें तो इसके दो पार्ट्स हैं, इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं कि वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग। तो सबसे पहले वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या मतलब, हाउ इट इज़ अफेक्टिंग, ये हो गया आपका पहला पार्ट, और दूसरा रोल ऑफ इंडिया, ये है दूसरा पार्ट। एंड एक और चीज़ है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन का जहाँ पे मैप बन सकता है, आप कोशिश करिए ज़रूर कि आप मैप बनाएं। मैप बना के आप दिखा दीजिए कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज़ हैं। जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, आपका रशिया हो गया, एंड कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, और आप ये भी बता सकते हैं कि ईरान जो है ये भी अभी रिसेंटली इसका भी इन्वॉल्वमेंट रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बॉडी में सबहेड जो 1 है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि Why is there a conflict? ठीक है, ये आपका सबसे पहला सब हेडिंग बन जाता है। तो क्यों है कॉन्फ्लिक्ट, कहाँ पे आपका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशली जो ये वाला रीजन है, यहाँ पे जो है ये वाला रीजन है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, तो क्यों है। सबसे पहले आपका मोस्ट ऑब्वियस रीज़न जाना चाहिए, टेरिटोरियल डिस्प्यूट। ठीक है, कि जैसे हम क्या टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स यहाँ पे बता सकते हैं मेंबर्स के बीच में, जैसे इंडो चाइना हो गया। ठीक है, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे अरुणाचल प्रदेश का एग्जाम्पल बता सकते हैं, यहाँ पे अक्साई चिन का बता सकते हैं, यहाँ पे आप डोकलाम वाला बता सकते हैं, पेंगोंग सो में जो क्लैश हुआ था उसके बारे में आप, या फिर गलवान वैली
आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट और इंडो चाइना के बीच में, ठीक है, ये वाले इश्यूज़ हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन होने में बाधा डालते हैं। दूसरा ये बात है आपकी, अगर देखा जाए कि टेररिज्म, क्या काउंटर टेररिज्म में इसमें काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं कि जैसे हम जानते हैं एससीओ के अंदर एक रैट्स आता है। रैट्स क्या है? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका काम क्या है? इस रीजन में जितना भी टेररिज्म है उसको कम करना और उसको ख़त्म करना। कैसे करेंगे? सब लोग मिल के इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे और टेररिज्म को ख़त्म करेंगे। लेकिन यहाँ पे डिफरेंसेस आ जाते हैं। क्या कि जैसे इंडिया को लगता है कि जैसे पाकिस्तान जो कि एससीओ का मेंबर है वो खुद एक टेररिज्म के लिए हेवन है, वो खुद टेररिस्ट होता है, उनको अपने अंडर शेल्टर देता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंसेस आ जाते हैं, जबकि पाकिस्तान मना करता है। तो ये वाले इश्यूज आ गए आपके, ठीक है। तीसरा इशू आ गया जियोपॉलिटिकल राइवलरी। जियोपॉलिटिकल राइवलरी आ गया किन किन के बीच में, कि जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े नेशंस हैं एशिया के, इसमें जैसे रशिया हो गया, आपका चाइना हो गया, जैसे इंडिया हो गया, ठीक है। और कहीं ना कहीं रशिया और चाइना जो है यूएस के खिलाफ है, और जो इंडिया है ये यूएस के साथ अच्छे संबंध रखने में विश्वास करता है, जबकि रशिया और चाइना है ये यूएस के साथ अच्छे संबंध नहीं रखता है। तो अब आप सोचिए, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अब इंडिया, रशिया, चाइना जैसे लोग हैं और यूएस का इन्फ्लुएंस हो कहीं ना कहीं, तो डिफरेंसेस तो यहाँ पे आएंगे। तो ये कुछ रीजंस हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करती हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि वाई इंडिया शुड प्ले अ रोल, कि रोल किस चीज़ में? उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने में। तो ये हो जाएगा आपका कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने में, ये हो जाएगा आपका सेकंड सब हेडिंग हो जाएगा। अब क्यों इंडिया के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिया का क्या रोल हो सकता है, इंडिया रोल क्यों ही निभाए? पहली बात ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको एड्रेस करना चाहिए। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जियो स्ट्रैटेजिक, इंडिया की जियो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस, कि इंडिया की जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, वो ओवरऑल इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है अपनी जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से रीजनल सिक्योरिटी इशू को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये आपका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में हेल्प करता है, ठीक है। और इसकी मदद से इंडिया स्टेबिलिटी ला सकता है। ये हो गया आपका पहला एस्पेक्ट। दूसरा है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इंडिया का, स्पेशली इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट कम हो, क्योंकि उसमें खुद इंडिया का आर्थिक इंटरेस्ट प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि अब देखिए, अगर एससीओ वाले जो रीजन हैं ये एक मेजर कंट्रीज़ के रीजन हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी बनी रहेगी तो इससे इंडिया के ट्रेड को ही फ़ायदा होगा, ठीक है। ये हो गया आपका। और इससे अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और ये भी है कि इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इसमें विकास होगा, ठीक है। और सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि ऑल मेंबर्स का। तीसरा क्या रीज़न हो सकता है? इसका है हिस्टोरिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। अब हो क्या रहा है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में लोग एक दूसरे के साथ अलाइन कर रहे हैं, एक दूसरी आइडियोलॉजीज़ के साथ अलाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिविजन्स होता है। तो हिस्टोरिकली इंडिया जो है नॉन अलाइनमेंट प्रेफर करता है और पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को प्रेफर करता है। तो इसीलिए अब इंडिया का अगर हमेशा से हिस्टोरिकली ये स्टैंड रहा है, तो ये चीज़ इंडिया को, ये इंडिया का पास्ट रिकॉर्ड इंडिया को एक क्रेडिबल
नेशन बनाता है, जिसका एक्चुअल में रोल बनता है कि वो ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करें और एक टाइप से मीडिएटर का रोल प्ले कर सकें। ये हो गया आपका क्यों इंडिया को रोल प्ले करना चाहिए। अब दूसरी चीज़ आती है कि इंडिया का एक्चुअल में क्या रोल हो सकता है, कैसे कर सकता है इंडिया। रोल इन मिटिगेटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, क्या रोल हो सकता है इंडिया का, कैसे कर सकता है इंडिया, क्या मेथड्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स, ठीक है, जैसे वुहान समिट हो गया, इंडिया ने कुछ साल पहले किया था, ठीक है, चाइना के साथ समिट, या फिर बॉर्डर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो गया, ठीक है, एंड एक टाइप से कंसेंसस बिल्डिंग हो गया। और किस तरीके से कर सकता है इंडिया, कॉन्फ्लिक्ट मीडिएशन, कॉन्फ्लिक्ट्स में मीडिएटर की तरह का रोल प्ले कर सकता है। कॉन्फ्लिक्ट्स में कि जैसे टेंशन्स होती है, ठीक है, जैसे इंडिया चाइना के बीच में टेंशन हो गया, या फिर रशिया यूएसए के बीच में चाइना टेंशन हो गया, तो यहाँ पे टेंशन्स को डी एस्केलेट करने में हेल्प किया कर सकता है इंडिया। उसके बाद है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन एक्सपर्टीज़, कि इंडिया हमेशा से, काफ़ी समय से बल्कि, टेररिज्म का एक विक्टिम रहा है, लेकिन इंडिया ने टेररिज्म को काफ़ी अच्छे से डील करना सीख लिया है। तो इंडिया के पास कहीं ना कहीं एक एक्सपर्टीज़ है, तो ये जो एक्सपर्टीज़ है ये बाकियों के साथ शेयर कर सकता है। तो क्योंकि रीजन में टेररिज्म है, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, यहाँ पे टेररिज्म को कम करने के लिए इंडिया अपना एफर्ट, जो एक्सपर्टीज़ है वो शेयर कर सकता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जो कलेक्टिव एफर्ट है उसको आगे बढ़ा सकता है। और कैसे कर सकते हैं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के थ्रू हो सकता है, ठीक है, कि जैसे इस रीजन में हम अगर इंडिया एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाए, कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करें, तो इससे हार्मनी होगी, ठीक है, और एक दूसरे के बीच में बेटर टाइज होंगे और बेटर ट्रेड होगा, ठीक है, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसकी मदद से क्या होगा, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा। और आप इसमें क्या लिख सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डेवलपमेंट, इस तरीके से कर सकता है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा था, जैसे अफ़गानिस्तान की क्राइसिस में इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा था, जैसे पाकिस्तान में जब फ्लड्स आए थे तो इंडिया ने ऑफ़र किया था ह्यूमैनिटेरियन एड भेजने को, हालांकि इंडिया का ऑफ़र रिजेक्ट हो गया था, लेकिन इंडिया ने पहल किया और एक अच्छे पर्पस के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए किया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं पहला स्टेप लेने पे इनस्टेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं कम हो सकते हैं। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन की डिमांड। और अगर कंक्लूजन में लिखें, ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि जो SCO है ये एक बहुत ही क्रिटिकल है रीजनल कोऑपरेशन में, ठीक है, और इंडिया का रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल बन जाता है। और ये जो इंडिया का रोल है, अगर कॉन्फ्लिक्ट कम करता है, तो ये ना सिर्फ इंडिया के लिए बट दूसरे देशों के लिए भी, दूसरे मेंबर्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा। इस तरीके से हम इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं। ध्यान रहे जो इंट्रो है दैट शुड आइडियली बी अराउंड 15 to 20 वर्ड्स, और इतना ही कंक्लूजन आपका 15 to 20 वर्ड्स का हो। मेन पार्ट आपका आना चाहिए आप बॉडी में, क्योंकि 10 मार्क्स के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है कि आप आंसर्स को बिल्कुल क्रिस्प फॉर्म में एड्रेस करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन डायस्पोरा हैज़ स्केल्ड न्यू हाइट्स इन द वेस्ट, डिस्क्राइब इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स फॉर इंडिया। तो ये वाला क्वेश्चन था आपका 150 वर्ड्स का और 10
मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सबसे पहले समझने की बात करिए कि क्वेश्चन के पार्ट्स क्या क्या हैं, डिमांड क्या है क्वेश्चन की, सब्जेक्ट क्या है क्वेश्चन का, इंडियन डायस्पोरा। ठीक है, जो प्रवासी पॉपुलेशन है, आपकी माइग्रेंट पॉपुलेशन है दूसरे देशों में, वो इंडिया का डायस्पोरा कहलाती है। ये बताया कि जो ये बताया है कि जो पॉपुलेशन है इन्होंने नई ऊंचाइयां पाली हैं, क्योंकि हम जानते हैं, अभी देख रहे हैं नए रीसेंट कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की पॉपुलेशन कनाडा में बहुत ज़्यादा है, इंडिया की पॉपुलेशन यूके में बहुत ज़्यादा है, मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा है। एंड जैसे ऋषि सुनक हो गए, वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हो गए, वो इंडियन ओरिजिन के हैं। ठीक है, एंड जो यूएस की वाइस प्रेसिडेंट है वो भी इंडियन ओरिजिन की है। तो जो डायस्पोरा कम्युनिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनती जा रही है। ठीक है, तो इसका इंडिया के लिए आर्थिक और राजनीतिक लाभ क्या क्या हो सकता है, तो आपको ये चीज़ बताना है। एक स्टेटमेंट दे रखा है सब, और उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन से ही हम बता सकते हैं। ये हो गया आपका पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप बस एक तरीके से लिख सकते हैं कि इंडियन डायस्पोरा के बारे में आप लिख सकते हैं कि इंडियन डायस्पोरा जो है आज के समय में ऑलमोस्ट 30 मिलियन की संख्या में है, और ये हर फील्ड में इन्वॉल्व है। जैसे एजुकेशन हो गया, जैसे इंडस्ट्री हो गया, जैसे सर्विसेज हो गया। ठीक है, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। एंड ये इंडियन डायस्पोरा जो आज के समय में इतना स्ट्रॉन्ग है, ये काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स के आउटकम से बना है। फैक्टर्स कैसे, जैसे हिस्टोरिकल टाइज हो गए आपके, ठीक है, आपका एजुकेशन हो गया एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। तो आप इस तरीके से इसके बारे इंडियन डायस्पोरा को सब्जेक्ट बना के आप इंट्रो लिख सकते हैं। अब अगर बॉडी में आए तो बॉडी के ऑब्वियसली 2 सब हेडिंग्स हैं। तो सबसे पहली क्या होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर इंडिया। आप ऐसी एक हेडिंग बनाएंगे और इसके नीचे लिस्ट करेंगे क्या क्या इकोनॉमिक बेनिफिट हैं। सबसे पहला तो रेमिटेंस, कि जो लोग डायस्पोरा हैं वो जो भी वहाँ पे कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा दूसरी फॉरेन करेंसी में इंडिया में भेजते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेमिटेंस वाला एक फैक्टर हो गया। कि अगर आप इसमें डेटा भी लिख सकते हैं कि जैसे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से साल 2020 में ऑलमोस्ट 83 आपका बिलियन डॉलर का रेमिटेंस हुआ। ठीक है, और इंडिया जो है वर्ल्ड का टॉप रेमिटेंस रिसीवर है, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट। जितने भी डायस्पोरा होते हैं वाली पॉपुलेशन है, कम्युनिटीज़ हों इंडिया में, काफ़ी भारी मात्रा में इन्वेस्ट करती हैं। जैसे इंडियन स्टार्टअप्स हो गए, आपके बिजनेस हो गए, ठीक है, और NRI फंड्स हो गए। ये इंडिया का ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करते हैं। तीसरा इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ आप लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ कैसे, ये जो होते हैं एक टाइप का मीडियम बन जाते हैं इंडिया और बाहरी कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड करने का। ठीक है, और अलग अलग कनेक्शंस एंड नेटवर्क डेवलप करते हैं अलग अलग फील्ड्स में। अलग अलग फील्ड जैसे हो गए आपका IT फील्ड हो गया, आपका फार्मास्यूटिकल फील्ड हो गया, आपका रिन्यूएबल एनर्जी आपका फील्ड हो गया। ये आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो गए। अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं पॉलिटिकल बेनिफिट्स की। ठीक है, पॉलिटिकल बेनिफिट्स क्या क्या हैं कि इंडिया को ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन कि कहाँ पे, जैसे वेस्टर्न पॉलिटिक्स, ठीक है, इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस है।
और जैसे कि हम बात कर चुके हैं अलग अलग जगहों के डिप्लोमेट्स, अलग अलग जगहों के प्रधानमंत्री हो गए और अलग अलग मिनिस्टर्स हो गए। उसके बाद ये इंडिया की एडवोकेसी एंड लॉबिंग करने में बहुत काम आते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले हाउडी मोदी करके एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, बहुत बड़ा एक मीटिंग हुई थी, बहुत बड़ी यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो इंडियन डायस्पोरा है, प्रो इंडियन पॉलिसीज़ के लिए इन्फ्लुएंस करने के लिए काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनसे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो इनसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा पॉइंट है इंडिया की कल्चरल डिप्लोमेसी। इसको बढ़ावा देने में काफ़ी ज़्यादा रोल होता है उनका, कि जो इंडिया के फेस्टिवल्स हो गए, ठीक है, कल्चरल इवेंट्स हो गए, ठीक है, इंडिया की एजुकेशन हो गई, ठीक है, इससे एक टाइप से बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलता है। और ये इससे इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है वो और ज़्यादा बढ़ता है, और कहीं ना कहीं इससे जो कोऑपरेशन है, अच्छे संबंध हैं, वो और ज़्यादा बिल्ड होते हैं। एंड अब इसके बारे में और देख लेते हैं कि और क्या क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं, और हम क्या क्या एग्जाम्पल्स बता सकते हैं। एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे प्रोमिनेंट लीडर्स हो गए। प्रोमिनेंट लीडर कैसे, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की वाइस प्रेसिडेंट की, जैसे कमला हैरिस यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। टेक्नोलॉजी में आप बता सकते हैं कि जैसे गूगल के लिए जैसे सुंदर पिचाई, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट में जैसे सत्या नडेला, ठीक है। एंड उसके बाद आप एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस फील्ड में लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी हैं ये काफ़ी वेल्दी है, एंड इंडिया के काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स में इनका इन्वेस्टमेंट आता है। तो एक टाइप से, और इसकी मदद से इंडिया और अमेरिका दोनों की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। अब इसके जैसे कंक्लूजन हो गया, आप कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि इंडिया का डायस्पोरा हाँ है, तो इसके साथ हमें गुड रिलेशंस और अच्छा कनेक्शन बना के रखना चाहिए, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये एक इतना बड़ा डायस्पोरा है, ये इंडिया के लिए एक टाइप से सेंस ऑफ प्राइड का मामला है, ये गर्व फील करने का मामला है। सेंस ऑफ प्राइड होना चाहिए इंडिया को, और उनके साथ इफ़ेक्टिव इंगेजमेंट रखना चाहिए। तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। ये वाला क्वेश्चन आपका 250 वर्ड्स का है एंड 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली अ लिटिल लॉन्गर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 19 में सबसे पहले तो इसमें एक स्टेटमेंट दिया है, द एक्सपेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेटो एंड स्ट्रॉन्गर यूएस यूरोप स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप वर्क्स वेल फॉर इंडिया। ये स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है, ऐसा है। उसके बाद पूछा है व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट दे रखा है और आपसे पूछा है आपका क्या मानना है इसके बारे में, और आपका जो मानना है उसके आपको रीज़न देने हैं और उसके आपको एग्जाम्पल देने हैं। तो आप समझ रहे हैं क्वेश्चन, स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट कुछ भी स्टेटमेंट हो सकता है, आपको ओपिनियन देना है, ओपिनियन येस या फिर ओपिनियन नो, और इसका रीज़न देना है, साथ में इन दोनों का रीज़न देना है, ठीक है, और इनका एग्जाम्पल देना है,
कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। एंड इसका मतलब जो इसका पर्पस है वो यही है कि आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज को या फिर आपके एनालिटिकल स्किल्स को देखना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के पार्ट्स को देख लेते हैं कि एक्सपेंशन और स्ट्रेंथनिंग इंडिया के लिए काम करता है। यस, सबसे पहला पार्ट तो ये है, और दूसरा है नो। आपको दोनों साइड्स इसमें एक्सप्लोर करके बताना है और उसके बाद बताना है ये, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, इंट्रोडक्शन में आप नेटो का के बारे में कुछ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि ये 1949 में बना था, इसमें 30 मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और ये आपका मिलिट्री एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन या फिर अलायंस कह लीजिए, ठीक है। और ये इसका आप लिख सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर आप इसके बारे में लिख रहे हैं तो इसको आप मैप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप बस एक ऐसे रफ वर्ल्ड मैप में आप बता दीजिए कि कौन कौन से देश हैं जो कि नेटो के मेंबर कंट्रीज़ हैं, और उनको आप मैप में बता दीजिए यहाँ पे। इस तरीके से मैप बनाना अच्छा रहता है। अगर आप मैप बनाते हैं तो आपके मैप में एक पॉजिटिव वैल्यू रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम बॉडी में, ठीक है। तो बॉडी में इसके दो पार्ट हैं। आपको बताना है कि यस इट वर्क्स वेल, या फिर नो इट डज नॉट वर्क्स वेल। आपको दोनों चीज़ें बतानी है। तो सबसे पहले हम इस वाले डायमेंशन को एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे नेटो का एक्सपेंशन और नेटो और स्ट्रॉन्गर यूएस यूरोपियन रिलेशंस इंडिया के लिए कैसे अच्छे हैं। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं इसमें रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, कि अगर अच्छे संबंध होंगे तो उससे उस एरिया, वो जो रीजन है, उसका सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी ही इम्प्रूव होगी, ठीक है। अगर यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के बीच में रिलेशंस अच्छे हैं तो इन दोनों के बीच में अच्छे और ज़्यादा स्टेबल रिलेशंस होंगे। और अगर इन दोनों के बीच में अच्छे रिलेशंस होते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया को फ़ायदा मिलता है इससे, क्योंकि अगर इंडिया वहीं पे ट्रेड और वहीं पे कनेक्शंस बनाना चाहेगा जहाँ पे स्टेबिलिटी हो। अगर इस एरिया में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये इससे ग्लोबल पीस इम्पैक्ट होता है और इंडिया के लिए ये अच्छा नहीं होता। तो ये चीज़ इंडिया के लिए अच्छी है। अगर नेटो स्ट्रांग होता है और यूनाइटेड स्टेट्स यूरोप के बीच में अच्छे रिलेशन होते हैं तो इंडिया का जो एजेंडा है काउंटर टेररिज्म और काउंटर एक्सट्रीमिज्म वो कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये वाले इश्यूज़ यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप जैसे फ्रांस जैसे देशों में, जैसे बेल्जियम में इफ़ेक्ट करते हैं। तो अगर इन दोनों हर जगह पे अच्छे रिलेशंस होंगे तो इंडिया का जो एजेंडा है उसको फुलफ़िल करने में इंडिया को हेल्प मिलेगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं बैलेंसिंग चाइना, कि हम जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना दोनों के बीच में काफ़ी राइवलरी बनी रहती है और इंडिया और चाइना के बीच में बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप हैं। अक्सर बॉर्डर डिस्प्यूट होते हैं और इंडिया और चाइना के इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जो हैं वो बहुत वन साइडेड हैं। तो और इंडिया जो है चाइना का नेबर भी है, तो ताकि चाइना कुछ ऐसा ना करे जो कि इंडिया के फेवर में नहीं है, तो अगर उसके यूनाइटेड स्टेट्स के साथ के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, यूनाइटेड स्टेट्स यूरोप के रिलेशन अच्छे होंगे, तो वो बैलेंस करेगा चाइना को, ठीक है। एंड उसके बाद आता है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, कि अच्छे संबंध जहाँ भी होंगे वहाँ पे ट्रेड बढ़ेगा, ठीक है। वहाँ पे माइग्रेशंस और होंगे, ठीक है। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स और होंगे, दोनों तरफ से होंगे, ठीक है। और एक टाइप से दोनों तरफ का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ये एक टाइप से इंडिया के लिए के फेवर में हो सकता है। अब बताना है हमें दूसरा पार्ट कि हाउ इट डज नॉट वर्क्स वेल इन फेवर
ऑफ इंडिया। ये कैसे आप बता सकते हैं कि नेटो का एक्सपेंशन और यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के रिलेशंस इंडिया के लिए कैसे नहीं अच्छे हैं? ये इसका सबसे पहला है कि फोकस जो है शिफ्ट हो जाता है, शिफ्टेड फोकस। कहाँ से फोकस शिफ्ट हो जाता है? जैसे नेटो हो गया और आपका यूएस यूरोपियन रिलेशनशिप्स हो गई, ये शिफ्ट फोकस कहाँ से कर रहे हैं? इंडो पैसिफिक से। कि हम सब जानते हैं कि इंडो पैसिफिक में आज के समय में इंडिया का बहुत बड़ा रोल बढ़ता जा रहा है, रोल जो है और इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है, एंड इंडिया चाहता है इस रीजन में और ज़्यादा फोकस किया जाए। लेकिन अगर नेटो ही बढ़ता जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के बीच में संबंध बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ से ध्यान कम होता जाएगा, तो ये इंडिया के फेवर में नहीं होगा। दूसरा है सिक्योरिटी डिपेंडेंसीज। सिक्योरिटी डिपेंडेंसीज होता है, ठीक है, कि अगर पूरी दुनिया नेटो या फिर यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर डिपेंड रहे ग्लोबल सिक्योरिटी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये इंडियाज़ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। इंडिया चाहता है कि हम एक किसी भी देश पे निर्भर ना रहें, हमारे जो निर्णय हैं वो हम अपने नीतियों के हिसाब से बनाएं, ना कि किसी और से प्रभावित होकर। तो अगर नेटो या यूएस का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं इंडिया का ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो एक टाइप से एक चैलेंज बन जाता है, और ये एक टाइप से लॉन्ग टर्म चैलेंज बन जाता है इंडिया के लिए, कि ऐसा कैसे रहा जाए कि इंडिया नेटो से और बाकी यूएस यूरोपियन पार्टनरशिप से प्रभावित ना हो। क्योंकि अगर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए तो वो भी चाहेंगे कि इंडिया भी उन्हीं के फेवर की चीज़ें करे, ठीक है। एंड उसके बाद तीसरा रीज़न क्या है? पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। कैसे होगा? क्योंकि अगर देखिए यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रॉन्ग होगा, नेटो स्ट्रॉन्ग होगा, तो रशिया उसके खिलाफ खड़ा होता जाएगा, और रशिया जो है और ज़्यादा उसे अपोज करने लगेगा, जैसे कि हम अभी रशिया यूक्रेन वॉर में देखते जा रहे हैं। नेटो का वहाँ पे रोल है, यूएस यूरोपियन के देशों के संबंध बढ़ते जा रहे हैं, और रशिया और ज़्यादा वॉर को बढ़ाता जा रहा है। वॉर जो है सिर्फ रशिया नहीं, दोनों तरफ से बढ़ रहा है, और आज के समय में लगभग 400 दिन से ज़्यादा हो गए हैं वॉर को, ठीक है। और अगर ये होगा तो आप ध्यान में रखिए, जो इंडिया है उसके रशिया के साथ अच्छे संबंध हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया पे दबाव डाला जाएगा कि आप रशिया के खिलाफ खड़े हों। ये रीजंस हो सकते हैं कि अगर नेटो के बढ़ने से और यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन के पार्टनरशिप से इंडिया के लिए क्या नेगेटिव्स हैं। तो इन सब का वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकता है? कैसे इंडिया इस टफ सिचुएशन में अपनी जो फ़ायदे हैं उनको निकाल सके, एक टाइप से अपने जो इंटरेस्ट है, अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर सके। सबसे पहली चीज़ है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप्स। ये चीज़ हो गई कि हाँ, इंडिया एक दूसरे के साथ, नेटो वाले देशों के साथ या यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अच्छे संबंध बनाए, लेकिन सिर्फ उन्हीं के साथ अच्छे संबंध ना बनाए, और भी काफ़ी सारे देश हैं जिनके साथ इंडिया अच्छे संबंध बना सकता है, जैसे आसियान हो गया, ठीक है। और उसके बाद जैसे एससीओ वाले कंट्रीज़ हो गए, जैसे साउथ अमेरिकन नेशंस हो गए, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, इनके साथ भी इंडिया अच्छे रिलेशंस बनाए। उसके बाद एक्टिव डिप्लोमेसी, ठीक है। अब इंडिया जो है दूसरे देशों के साथ कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करता रहे, ठीक है। एक टाइप से इंडिया अपने इंटरेस्ट को भी सपोर्ट करे, और इंडिया जो है यूनाइटेड स्टेट्स जो है उससे भी अच्छे रिलेशनशिप्स बनाए रखे, कांस्टेंट इंटरेक्शन के साथ, कॉन्स्टेंटली पीसफुल नेगोशिएशंस बनाए रखे इंडिया, ठीक है। एंड ये स्पेशली आपका जो है इंडो पैसिफिक के कॉन्टेक्स्ट में सही बैठता है, ठीक है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट
इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, अब इंडिया देख रहा है कि इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर अपने डिफेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न नेशंस पे डिपेंडेंट काफ़ी रहता है डिफेंस इंपोर्ट के लिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं इससे सिक्योरिटी चैलेंज भी बनता जाता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाए, लेकिन अपने डिफेंस और सिक्योरिटी में भी इम्प्रूवमेंट करता रहे। तो ये हो गए आपके 3 क्वेश्चन के डिमांड जिसको आपने अच्छे से एड्रेस किया। और उसके बाद अगर कंक्लूजन की अगर बात करें, कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं? ठीक है, आप इसमें लिख सकते हैं कि जो एक्सपेंशन हो रहा है और जो पार्टनरशिप्स हो रही हैं, ठीक है, ये इंडिया के लिए बेनिफिट है और इंडिया के लिए चैलेंज भी है। ठीक है, तो इंडिया को क्या करना चाहिए? एक बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल अप्रोच करनी चाहिए। कैसे करना चाहिए? अलायंसेस को डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रीजनल सिक्योरिटी पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस करना चाहिए। इस तरीके से आप एक कंक्लूजन लिख सकते हैं फॉर अराउंड 20 to 25 वर्ड्स। ये आपका आइडियल होगा, हालांकि इससे ऊपर नहीं से दोनों लिख सकते हैं, बट आपका बेसिक अप्रोच आपका यही होना चाहिए। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि सी इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कॉस्मोस। ठीक है, डिस्कस इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट रोल ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन in protecting environment and enhance maritime security। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन 250 वर्ड्स एंड 15 मार्क्स का है। ठीक है, एंड इसमें हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। एक स्टेटमेंट दे दिया है आपको कि सी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है इंटरनेशनल रिलेशन में, एंड इसी में इस रिलेशन को अच्छा बनाने में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसका इन्वायरमेंट में क्या रोल होता है और मैरीटाइम सिक्योरिटी में क्या रोल होता है, ये आपको बेसिकली बताना है। तो सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, इंट्रोडक्शन की, तो आप इस स्टेटमेंट को ही इंट्रोडक्शन में आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसकी इस स्टेटमेंट की सिग्निफिकेंस, ठीक है, कि कहना क्या चाह रहा है कि अर्थ के जो ओशंस हैं और जो हमारा पूरा प्लैनेट है एंड जो पूरा एक टाइप से यूनिवर्स है, एक टाइप से सी का इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन। और अब अगर सीधे बॉडी की बात करें, तो बॉडी का सबसे पहला जो पार्ट है कि आईएमओ के रोल की बात हो रही है, राइट? रोल ऑफ आईएमओ इन प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। ये हो गया आपका पहला सब हेडिंग। क्या क्या आईएमओ का रोल होता है? सबसे पहले रेगुलेट करने का रोल होता है। क्या रेगुलेट करने का रोल होता है? शिप एमिशन। देखिए, इस वाले क्वेश्चंस में जैसे जनरली लोग आईएमओ को इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा लॉजिक और एनालिसिस के माध्यम से ही इस क्वेश्चन को अप्रोच करना पड़ेगा। तो आप देखिए, एक बॉडी है जो मैरीटाइम लॉज, एक टाइप से मैरीटाइम रूल्स एंड रेगुलेशंस को गवर्न करती है, तो उसमें इन्वायरमेंट पॉलिसीज़ कहाँ कहाँ फिट होती हैं, क्या क्या ऐसे इन्वायरमेंटल इश्यूज हो सकते हैं जिसको आईएमओ जैसी बॉडी जो है एड्रेस कर सकती है। इस तरीके की अप्रोच को आपको फॉलो करके इस क्वेश्चन को आंसर करना है। कि जैसे मैरीटाइम फील्ड में शिपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो शिपिंग और एनवायरनमेंट से आप कैसे जोड़ सकते हैं कि शिप्स जो होती हैं एमिशन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं, तो एमिशन को हमें कम करना होगा। ठीक है, तो आईएमओ का एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है क्या? मारपोल।
जो शिप के जो एमिशन होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होता है, आपका ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, इसको कम करने में रेगुलेट करता है। दूसरी बात है बैलेस्ट वाटर मैनेजमेंट। बैलेस्ट वाटर मैनेजमेंट, और इसका एक कन्वेंशन भी होता है। हालांकि आपको अगर पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो भी कोई बात नहीं। बैलेस्ट वाटर जब भी रिलीज़ होता है, जो शिप का इंटरनल वाटर होता है, जब भी वो रिलीज़ होता है तो कोई ना कोई इन्वेसिव स्पीसीज जो होती हैं वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाती हैं, ठीक है। एंड इससे एक टाइप के मैरीटाइम बायोडाइवर्सिटी वो बहुत नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, ऑयल पोल्यूशन। ऑयल पोल्यूशन एक बहुत ज़्यादा इशू बन चुका है आजकल, जिसको ये IMO जिसको का जो रोल है कंट्रोल करना है। उसके बाद प्लास्टिक पोल्यूशन हो गया सीज़ में, ठीक है। हम जानते हैं आजकल माइक्रो प्लास्टिक बहुत ज़्यादा फैल रहा है, मछलियों के अंदर माइक्रो प्लास्टिक पाया जा रहा है। एंड जो फिशिंग नेट्स होते हैं वो लोग छोड़ देते हैं, उनकी वजह से होता है। तो माइक्रो प्लास्टिक कंट्रोल करना हुआ, और प्रमोटिंग सस्टेनेबल शिपिंग, ये आपके रोल हो गया, आपका रोल हो गया IMO का। अब उसके बाद दूसरे सब हेडिंग के बारे में बात करते हैं, रोल ऑफ IMO इन इनहैंस्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो IMO का मैरीटाइम सिक्योरिटी में क्या क्या रोल होता है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है पायरेसी प्रिवेंशन, ठीक है। जैसे आर्म्ड रॉबरी हो गई, जो शिप्स होती हैं उनकी आर्म्ड रॉबरी हो गई, ठीक है। स्पेशली कहाँ पे, जैसे ये कहाँ पे होता है, गल्फ ऑफ एडन में होता है, ये आप लिख सकते हैं, या फिर इंडियन ओशन में होता है, ठीक है। एंड एक टाइप से इसको कम करने के लिए शिप ओनर्स को गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं कुछ, जो कि IMO बताता है। सेकेंड चीज़ होती है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी होता है कि अलग अलग जो शिप्स होती हैं उन पे साइबर अटैक्स होते हैं, उसको कम करने में इसका रोल होता है, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है सर्च एंड रेस्क्यू का एस्पेक्ट होता है। ये कैसे कि जैसे मान लीजिए डिस्ट्रेस्ड वेसल्स हो जाते हैं, जो कि किसी जैसे साइक्लोन हो गया, कोई भी डिज़ास्टर हो गया, उसमें फंस जाते हैं, या फिर कोई टेक्निकल मेल फंक्शन की वजह से बंद हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तब जाके अगर खो जाते हैं वो, तो उनका सर्च एंड रेस्क्यू किया जाता है। और उसके बाद है सिक्योरिटी ड्रिल्स एंड ट्रेनिंग, ये प्रोवाइड करता है IMO, ठीक है। अब उसके बाद IMO के बारे में अगर इन्होंने बोला है तो कहीं ना कहीं इसके, क्योंकि ये 15 मार्कर क्वेश्चंस हैं, तो IMO के बारे में आप कुछ लिमिटेशंस लिख सकते हैं कि इसका अच्छा खासा रोल तो है, लेकिन कहीं ना कहीं IMO से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं। और अगर आप लिमिटेशंस लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वे फॉरवर्ड भी लिखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि IMO की क्या क्या लिमिटेशंस आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आता है इन्फोर्समेंट चैलेंज, कि ये काफ़ी सारे नियम कानून गाइडलाइंस तो इशू करता है, लेकिन लोग उसको कितना फॉलो करते हैं ये इसके हाथ में नहीं होता है। कई बार जो कंट्रीज़ हैं उनका कंप्लायंस नहीं करती हैं और उनके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होता है। उसके बाद स्लो रिस्पॉन्स टू इमर्जिंग इश्यूज़,
हो गया, ये इशू हो गया कि जैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हो गए, जैसे आपका साइबर सिक्योरिटी वाले इश्यूज़ हो गए, ठीक है, जैसे टेररिज्म हो गया। इनको बहुत अच्छे से जो नए नए इश्यूज़ हैं, उभरते हुए इश्यूज़ हैं, आईएमओ उनको अच्छे से एड्रेस नहीं करता है। लिमिटेड इंक्लूसिविटी, ये चीज़ है कि जो डिसीजन मेकिंग वाला एस्पेक्ट आता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें सारे देशों की आवाज़, सारे देशों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाती है, सारे देशों का ओपिनियन नहीं हो पाता है। जो से बड़े देश होते हैं सिर्फ उनका डोमिनेंस बना रहता है। अब इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे अच्छा बनाया जा सकता है? सबसे पहला है कि इन्फोर्समेंट ख़राब है तो सबसे पहले इन्फोर्समेंट को स्ट्रेंथन किया जाए। ये वाला आप लिख सकते हैं कि और रेगुलेशंस जो हो गए, उनके रेगुलेशंस में पेनल्टीज़ भी रखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इमर्जिंग इश्यूज़ में स्लो रिस्पॉन्स है तो अडेप्टेबल होना चाहिए, अडेप्टेबल टू इमर्जिंग इश्यूज़, ठीक है। एंड उसके बाद होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्लूसिविटी। ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन का सारा डिमांड। एंड कंक्लूजन की अगर बात करें, तो एक टाइप से आपको पूरे क्वेश्चन का इसमें अगर आप समरी बता दें तो दैट वुड बी अ वेरी गुड कंक्लूजन, ठीक है। कि हाँ, आईएमओ के काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल हैं क्योंकि काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं, लेकिन इन सारे रोल्स में आईएमओ की कुछ लिमिटेशंस हैं। बट इन लिमिटेशंस को कम करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे जो सी है, जो कि कॉस्मोस का एक अहम हिस्सा है, वो सेफ़ और सिक्योर बना रहे। इस तरीके से आप कंक्लूजन बता सकते हैं। तो आई होप आपको इस लेक्चर से काफ़ी ज़्यादा नए आइडियाज़ मिले होंगे, आपको जानकारी मिली होगी आंसर राइटिंग के बारे में, आंसर्स के अप्रोच के बारे में। आपने देखा होगा कि किस तरीके के सवाल यूपीएससी पूछता है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ईजी होते हैं, तो उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो आपको अगर कोई भी इश्यू हो, कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी इसके और भी लेक्चर्स आएंगे बाकी सब्जेक्ट्स को डिस्कस करने के लिए। तब तक थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर